औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 18वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स क्या है? एक इंसान का ज़ाहिरी वजूद होता है और एक मानवी वजूद, और इस वजूद को पाक करना तज़किया नफ्स है। सूरह शम्स में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक वो शख्स कामयाब है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। तज़किया नफ्स की हकीकत क्या है? कौन सी नफ्स की ख्वाहिशात जायज़ हैं और कौन सी नफ्स की ख्वाहिशात नाजायज़ हैं, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं सहर शाह रिजवी, विजुअल आर्टिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहरियार आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा। बहुत शुक्रिया हमारी नशिस्त में आने का। हमारी दूसरी मेहमान उनसा शाह, एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहर, आपकी जानिब आते हैं। अभी कोविड के दिनों में हमने आपकी काफ़ी वो पेंटिंग्स भी देखी जो आपने हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनकी बनाई। थोड़ा सा हमें अपने बारे में नाज़रीन को बताइए। मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। 10 साल से तकरीबन विजुअल आर्ट्स की फील्ड से वाबस्ता हूँ। इसके अलावा एंकर पर्सन हूँ। 5 साल तकरीबन होस्टिंग करते हुए मुझे हुए हैं। और पहले मैं मिनिएचर आर्ट करती रही हूँ तकरीबन 9 साल तक। लास्ट ईयर जब से ये आगाज़ हुआ था कोविड का और लॉकडाउन का, तो तब से मैंने स्टार्ट किया था कौमी हीरोज़ जो हमारे हैं उनको लाइव उनको खराज देना या उनको ट्रिब्यूट देना। तो मैं उसमें कोशिश मेरी ये थी कि मैं लाइव आऊँ फेसबुक पे, अपने जो भी सोशल साइट्स हैं उन पे, और वहाँ पे आके मैंने जब पेंट करना स्टार्ट किया तो पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक आर्ट इतना बड़ा हो सकता है या ह्यूज हो सकता है। तो स्टार्ट मैंने 25 अप्रैल से ही किया था 2020 से। और वो पेंटिंग जैसे ही मैं करना स्टार्ट हुई तो वो इतनी वायरल होना शुरू हो गई शहरियार, और वो मिलियंस में ट्विटर पे शेयर होना शुरू हो गई और सारे जो सोशल साइट्स हैं उन पे शेयर होना शुरू हो गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए, या हमारे जो हीरोज़ हैं जिनको कहीं ना कहीं हम भुला चुके हैं, तो उनके हवाले से मेरी कोशिश थी कि उनको हम याद करें और कुछ ना कुछ उनसे हम हासिल कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे पास गुजरी हैं और यहाँ अभी भी मौजूद हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, कायद आज़म हैं, सूर्य बादशाह हैं, और ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि कोविड के दिनों में आपने ये बनाना शुरू किया, तो उसके पीछे कोई थॉट थी या ये था कि जी अब सब कुछ बंद हो गया है, घर में रहना है तो लाएंगे, ट्राई करें? थॉट क्या थी? और उससे पहले जो आप बता रही हैं कि 9 साल आपने किया, वो पेंटिंग क्या होती है? अच्छा, वो मिनिएचर की टेक्निक एक होती है मिनिएचर पेंटिंग की, उसमें मैं ज़्यादातर काम करती रही हूँ 9 साल तक, और उसमें मेरी 81 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं अब तक, इंटरनेशनली और नेशनली। जो होती क्या चीज़ है? मिनिएचर में एक टेक्निक होती है, बेसिकली वाटर कलर में हम पेंट करते हैं, और मुगल आर्ट भी उर्दू में हम उसको बोल सकते हैं। अच्छा। जी, और इसमें मेरा जो टॉपिक होता था जिस पे मैं काम करती थी वो फेमिनिज्म के हवाले से ज़्यादा मैं काम किया था, या हेयर जो था उससे मैंने एक फेमिनिन या एक औरत के किरदार को अपनी पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया था। सिंबलाइज करते हैं, मॉडर्न आर्ट है, कंटेम्प्रेरी है, तो उसमें सिंबलाइज करते हैं। तो फेमिनिज्म के हवाले से ज़्यादा मैंने काम किया था। उसके जो एक औरत के पर्सपेक्टिव हैं उसकी पर्सनालिटी के, उनको मैंने पेंट किया था अपने आर्ट में 9 साल तक जो मैं मिनिएचर करती रही, और उस पर बहुत सारे मुझे अवार्ड्स मिले इंटरनेशनली, जहाँ पे मेरी एग्जीबिशंस होती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले और अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही है इसमें मुझे पब्लिक के इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला। इससे पहले जो मेरा आर्ट था वो कहीं ना कहीं वो मैं समझती हूँ मेरी ज़ात तक था, या कुछ आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं बिल्कुल उनके हद तक था। लेकिन अभी जो मैं आर्ट करना स्टार्ट किया वो फिर पब्लिक हो गया, लोगों को मालूम होना शुरू हो गया। और बड़ी बात यह है कि शहरियार हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, लेकिन मेरे पेंटिंग्स के बाद उन्होंने जिस पर्सनालिटी के हवाले से मैं पेंट कर रही थी उन पर्सनालिटीज़ के हवाले से आर्टिकल लिखना स्टार्ट हो गए, और वो भी मैं कंपाइल कर रही हूँ। एक किताब है जो वो सारे आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं
और उनको मैं कंपाइल कर रही हूँ। और आज हम लोग हैं, कल नहीं होंगे, दुनिया आगे चली जाएगी बहुत, लेकिन 100 साल के बाद भी ये पेंटिंग्स लोग देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी बेहतरीन पर्सनालिटीज़ मौजूद थी और ऐसे लोग भी मौजूद थे। तो मेरी यही कोशिश है। बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी है इनकी, जैसे इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो वायरल भी हुई, लोगों ने देखना भी शुरू करी, और फिर शायद कहीं ना कहीं हम अपने कौमी हीरोज़ को भूल जाते हैं, हमारे जहनों से निकल जाती हैं उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने किया होता है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। तो ये पेंटिंग एक ट्रिब्यूट भी है और एक रिकॉल है हमारी आने वाली नस्ल के लिए। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसा ये बताएं क्या हो रहा है आजकल, कोरोना की वजह से सब ब्लॉग चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, क्या हो रहा है आजकल ये बताएं। आजकल मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ और उससे पहले मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है टाइम न्यूज़ पे। और वैसे बाय प्रोफेशन मैं लास्ट 10 ईयर से एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग जो है काफ़ी अर्सा 10 साल हो गए हैं, अब मैंने 2 साल से मैंने एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट की है। तो यही सब कुछ हो रहा है। और यूट्यूब चैनल्स मैंने अपने स्टार्ट किए हैं, 2 मेरे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। एक जो है वो लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला मुझे। तो फिर इस साल मैंने एक और यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। मुझे लग रहा है आप पूरी चेन बना लेंगी, जब रिस्पांस आता रहता है ना, ये अच्छा अर्निंग का अच्छा भी है। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशात पे, आसान अल्फाजों में मैं आप लोगों से बात करता हूँ ख्वाहिशात पे। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है कि जो एक तो हमसे ऊपर होता है, हम उसको देख के उस जैसी ख्वाहिश करने लगते हैं, हम कहते हैं यार ये ज़्यादा आगे जा रहा है, और हम अपने से नीचे को नहीं देखते। ख्वाहिशात पे किस तरह काबू पाएं हम अपनी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुरान पाक में भी है कि जिसने अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया उसने सब पे, हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। तो ख्वाहिशात जो हैं, जितनी आप ख्वाहिशात करें उसकी तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। और आप अगर आप अपने आगे जो लोग हैं जो ज़्यादा हैं उन पे फोकस करने के बजाय जो आपके से कम हैं उन पे फोकस करना चाहिए। कि हमें देखना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, सेहत, घर, हर चीज़, हर हवाले से हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम उस चीज़ पर नहीं देखते हैं, बल्कि जो हमें नहीं मिलता है, थोड़ी सी भी अगर कमी बेशी रह जाती है वो उस पे हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और वैसे ये रीज़न क्या है कि जैसे हमारे पास लातादाद चीज़ें हैं, अगर हम नियमतों को जिक्र करना शुरू करें तो आँख, नाक, दांत, हाथ, चलना फिरना, हर चीज़ है, महसूस करना, ज़बान से टेस्ट फील करना, लेकिन जो चीज़ हमें छोटी सी मिले हम शिकवा करने पर आ जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया के सबसे मजलूम हम ही हैं। अब मेरे उसमें ट्रांसमिशन में एक आया था, एक गेस्ट आए थे, उनके 2 हाथ नहीं थे और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, और लेकिन उनको उनकी ज़बान पे कोई शिकायत नहीं थी और उनको कोई अफसोस नहीं था कि मैं ये नहीं कर सका या मेरे हाथ नहीं है। हालांकि वो बाय बर्थ नहीं थे, हादसा कोई हुआ था उसकी वजह से उनके हाथ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों की भी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से हमें लेसन लेना चाहिए कि ऐसे लोग भी तो हैं, और अल्लाह का शुक्र है हम इतने सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अच्छा, ये चीज़ वैसे अमूमन मैंने देखी है कि जब इंसान के साथ अल्लाह ताला वैसे तो सबको महफूज रखे, कोई हादसा हो जाता है, उसका हाथ चले जाता है या पैर चले जाता है, तब वो नेमतों को ज़्यादा महसूस करने लगता है। और जब तक आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तब तक आप कहते हैं ये तो इसमें क्या है, ये कौन सी नेमत है, ऐसा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो मैंने एग्जाम्पल देनी चाहिए आपको कि जब हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि जो चीज़ है आप उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, जब आपके पास वो चीज़ चली जाती है तो उसका एहसास होता है कि वाकई हमारे अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। अब कितने सारे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी जिनको नसीब नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 टाइम या 2 टाइम या 4 टाइम, अब मेरे पास इतने सारे जो क्लाइंट्स आते हैं बेसिकली, तो वो यही किसी को कोई इशू होता है, वो किसी चीज़ पर रोते रहते हैं, किसी चीज़ के लिए परेशान, मैं हमेशा उनकी काउंसलिंग यही करती हूँ कि जो आपके पास है पहले उनको तो देखें आप। बिल्कुल।
तो उसके बाद जो नहीं है उसके बारे में आप अफसोस करके अपनी ज़िंदगी को जो है आप डिप्रेशन वाला पेशेंट बन रहे हैं, आप डिप्रेशन का पेशेंट बन रहे हैं। ये तो तमाम वो लोग जो इस वक्त हमारी निशिस्त पे बैठे हुए देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज भी है और एक लेसन भी है कि जब तक आपके पास सब कुछ होता है ना तब तक आप आगे से आगे दौड़ते रहते हैं। खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा हो जाता है ना फिर आप अल्लाह की नेमतों को रिकॉल कर लगते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी दूसरे का महल देख के कोई अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाता है। तो आपके पास जो है उसमें खुश रहें, कोशिश करें, अल्लाह ताला नवाजने वाला है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोशिश करें। सहर मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी आप लोगों की फील्ड है, जो पेंटर्स होते हैं, मुसव्विर होते हैं, इनका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? क्या पाकिस्तान में उस तरह उन्हें शोहरत मिलती है, उस तरह उनकी अर्निंग होती है? एक तो होता है वो मशहूर हो गया, जो बहुत से ऐसे भी हैं जो अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं लेकिन नीचे लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है इसका? अच्छा, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। मैं खुद मेहरान यूनिवर्सिटी C8 से मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं वहाँ से मेडलिस्ट हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है और इसमें विजुअल आर्ट्स की फील्ड में तो ऐसा होता है स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट जो हैं वो स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। अक्सर लड़कियाँ जो हैं वो मायूस हो जाती हैं क्योंकि अगर वो छोटे शहरों से हैं, दूर से सिटी में आ रही हैं, क्योंकि बड़ी गैलरीज जो हैं, आर्ट गैलरीज, वो सब यहाँ पे कराची में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में, इस्लामाबाद में या लाहौर में होती हैं। तो वो सारा सफ़र करना, और क्योंकि वो सारा एक्सपेंसेस भी आर्टिस्ट खुद बेयर कर रहा होता है अपना। कितना एक्सपेंसिव होता है ये? मतलब ये बहुत जो होता है, उसकी मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी स्टडी जो आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो स्टडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद जब वो ग्रेजुएट होकर बाहर आता तो उसके लिए जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जो वाली फील्ड है जो आप बता रही हैं, इसकी जॉब्स निकलती किस एरा में, किस जगह इसकी जॉब्स निकलती हैं? आर्ट गैलरीज में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती हैं, कल्चर डिपार्टमेंट में होती हैं। इस तरह के बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे होता है, विजुअल आर्ट्स का काम होता है। और ये एक वाहिद चीज़ है शहरियार, जो मैं हमारे व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगी कि आर्ट्स एक वाहिद चीज़ है जिससे हम लोग हमारी तहजीब को, हमारी सिविलाइजेशन को, या हमारे टाइम पीरियड को, हमारी हिस्ट्री को महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू। तो उस पर हमें काम करना चाहिए, उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो भी काम होता रहा है, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ है, जिनको हम सादकेन हैं, गुलजी हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इतने बड़े आर्टिस्ट भी हैं, या जिन्होंने बहुत होगा, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। नीचे लेवल पे आपको तो ज़ाहिर है, आई एम श्योर पता होगा, टैलेंट बहुत होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। मेरा अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने कोशिश है मेरी कि 100 हीरोज़ को मैं ट्रिब्यूट दूं, लेकिन वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो ज़्यादा भी चाह रहे होंगे, ऐसे भी चाह रहे होंगे जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि आप उनकी बना दें, शायद कोई राइटर उनको भी कुछ लिख दे। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग आपके पास कॉल ऐसी कि हमारी भी एक पोर्ट्रेट बना दें। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे फैंस होते हैं जो लिखते हैं कि हमारी भी बनाए। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप कोई बड़ा काम करें हमारे मुल्क के लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको भी ट्रिब्यूट दूं। लेकिन जी बिल्कुल करना कुछ ऐसा ही चाहिए आपको अपनी लाइफ में कि लोग आपको बनाए, ना कि आप सहर को कॉल करें और बोले जी हमारी भी एक पेंटिंग बना दें, फिर शायद लोग हमारे बारे में लिखने लगे। मोहसिन भाई, बात हो रही है तस्किया नफ्स के हवाले से। तस्किया नफ्स के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, क़द अफ़लह मन तज़क्का, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद नफ्स के हवाले से या ख्वाहिशात के हवाले से कई आयात में, सूरतों में इसका बयान हुआ। और सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि फ़लाह पा गया, फ़लाह का लफ्ज़ है यानी कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। तज़किया से क्या मुराद है कि ख्वाहिशात की जो आप समझ लीजिए कि कैटेगरीज़ हैं वो उसको जान लेता है और उसके हिसाब से अपनी ख्वाहिशात को ढालने की कोशिश करता है। एक ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाती हैं। बिल्कुल। एक ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो इंसान को गुनाहों का आदी बना देती हैं, और एक ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो बंदा अपनी ख्वाहिशात को रब की ख्वाहिश या रब की रज़ा में ढाल लेता है। अब सबसे पहली बात कि ये जो आपने कही ना कि अल्लाह ताला ने खुद वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ये नफ्स जो है इससे तुम फलाह पा सकते हो। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा कराम से एक जिहाद से वापस आ रहे थे। जिहाद कितनी बड़ा फरीज़ा है, फ़र्ज़ है, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि जिहाद लड़ कर आ रहे हैं, कई सहाबा शहीद हो चुके हैं,
वापसी का सफ़र है, थकन है, तो हुजूर ने फरमाया अब तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हो। असगर कहते हैं छोटे को, बिल्कुल, और अकबर कहते हैं बड़े को। तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने नफ्स के साथ यानी ख्वाहिशात के साथ जिहाद करना ये छोटा नहीं करार दिया, ये बड़ा करार दिया। अच्छा, ये जो अभी आपने बात करी, तो अगर कोई शख्स अपने नफ्स पे काबू पाता है तो क्या उसे जहाद का सवाब मिलेगा? बहुत अच्छी रहा, यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो शख्स अपने नफ्स पे या ख्वाहिशात पे, क्योंकि आसान अंदाज़ में समझा दूँ कि जो शख्स अपने ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है, तो जिस तरह जिहाद करने वाले को जिहाद का सवाब मिलता है, इस तरह काबू पाने वाले को नफ्स पर उसको भी जिहाद का सवाब मिलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि नफ्स की अक़साम भी होती हैं, तो इसकी कितनी अक़साम होती हैं नफ्स की? देखिए बहुत ये इस तरह समझ लीजिए, बहैसियत नफ्स या ख्वाहिश चीज़ एक ही है, लेकिन उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, अक़साम हैं। अक़साम से एक है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा उसे कहते हैं कि ऐसा नफ्स या ऐसी ख्वाहिश जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे रहे हैं वो उसको नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर हुज़ूर फरमाते हैं एक शख्स जब गुनाह करता है तो उसका हाल ये होता है कि हुज़ूर फरमाते हैं दिल पर एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, और जब वो गुनाह करता है तो वो स्पॉट बड़ा होता जाता है, यानी काला धब्बा बड़ा होता जाता है। फिर हाल ये होता है कि इंसान जब गुनाह करता है उसे गुनाह नहीं लगता, यानी वो झूठ बोल रहा है तो बोला झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब वो अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई कहते हैं वाइन पी रहा है तो उसे पता लग रहा है मैं गंदी चीज़ थोड़ी पी रहा हूँ, ये तो पानी है। तो मिसाल ये कि वो लफ्ज़ लवामा है कि जब ऐसा शख्स गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दे और अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी को रोक कर वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा कर और कहे ये मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ये लफ्ज़ नवामा है, इसको नफ्स लवामा कहते हैं। सेकंड कैटेगरी ये होती है जिसे कहते हैं आप ही कह रहे हैं कि माज़रत चाहता हूँ, पहली कैटेगरी है लफ्ज़ अम्मारा जो मैंने आपके सामने बयान किया। लफ्ज़ लवामा कहते हैं मलामत वाले नफ्स को, जो मैंने आपके सामने पहले बयान किया था वो तो अम्मारा थी। ये है लफ्ज़ लवामा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदा गुनाह करता है, ख़ता करता है, नादिम होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने चोरी की, चोरी तो कर ली लेकिन बाद में ख्याल है यार ये तो मैंने गुनाह कर ख़ता कर दिया, फिर वो चोरी वापस लौटा दे, ये भी अच्छी बात है, और नहीं भी लौटा तो नदामत हो रही है उसको। इसी तरह किसी बॉस ने किसी अपने सर्वेंट को डांट दिया, हालांकि बात सही थी लेकिन फिर भी नादिम होता है, तो इस नादिम होने को मलामत कहते हैं जो दिल में आ रही होती है। तो ये ईमान की एक चिंगारी कह लें कि बंदा भले गुनाहगार होता है लेकिन नमाज आपने असर की पढ़नी छूट गई, यार पढ़नी थी, वक्त था यार, गुनाह हो गया, आप फिर कदा पढ़ लेते हैं, तो इसको कहते हैं लफ्ज़ लव्वामा, ठीक है, यानी मलामत वाला लफ्ज़। एक नफ्स अम्मारा, वो अम्मारा जो इंसान को गुनाह को गुनाह ना समझे, से हाँ बिल्कुल लव्वामा जिसमें आपको नदामत हो रही है। बिल्कुल। अब तीसरा नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन्ना कहते हैं, कुरान फरमाता है या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह ताला इस नफ्स को इतना प्यारा नफ्स बता रहा है कि लौटा अपने रब की तरफ, यानी इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि अल्लाह तुझसे राज़ी होगा। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सिर्फ लौट आ नहीं बल्कि तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जाए, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी ये वो नफ्स है या ये वो ख्वाहिशात हैं कि बंदा चलने से पहले चलने सोचता है कि कहीं मैं गुनाह के रास्ते पे तो नहीं जा रहा, बंदा बोलने से पहले सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ तो नहीं है, बंदा देखने से पहले सोचता है कि मैं कई ऐसी जगह तो नहीं देख रहा कि मेरी निगाहें अल्लाह उसके रसूल की कानून कुदरत में आ रही हूँ। तो ऐसे नफ्स को कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की रज़ा पे राज़ी होता है, अपनी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करता। और ये नफ्स जो होती है, इस पे जो नफ्स इंसान काबू पा लेता है और इस नफ्स तक पहुँच जाता है तो वो बिल्कुल सारे गुनाहों से भी पाक हो जाएगा, बहुत सी चीज़ों से भी बच जाएगा। उनका रीज़न क्या है? हमारे यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह को एक तो गुनाह नहीं समझते, जैसे बात ले लें झूठ बोलना जी, आम बात है, किसी से वादा खिलाफ़ी करना आम बात है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नदामत भी करते हैं। तो अगर बात करें नफ्स अम्मारा की कि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जी। बिल्कुल, शायद उनको आदत हो जाती है इतनी गुनाह कर कर के इतने यूज़ टू हो जाते हैं कि उनको चोरी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या इस टाइप के कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अफसोस नहीं होता, उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है। और माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन माफ़ी मांगने से पहले इंसान अपने आप को तो शर्मिंदा हो कि वाकई मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ या गलत काम, या ये मुझे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना तो फिर एक दूसरा स्टेप होगा। तो ऐसे लोग
क्यों होते हैं, मुझे लगता है कोई नफ्सियाती कोई इश्यूज होते हैं, मुझे तो ऐसा फील होता है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती कोई भी होते हैं। इश्यूज फिर होते बात ये है कि हमने इस चीज़ को अब समझना छोड़ दिया है। जो हम जब सहरी की नशिस्त में बैठते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अपने अंदर शर्मिंदगी होने लगती है। तो यानी कि हम नफ्स लवामा की सूरत हाल में हैं कि नदामत तो हो रही है कि यार ये जो बातें मोहसिन भाई बता रहे हैं ये तो हम लोग भी करते हैं और इसका इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन बेशक मेरा रब माफ़ करने वाला है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो अमल आप दोबारा ना करें। बेशक आपकी जो मग़फ़रत का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और जान पूछ के गुनाह जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता हूं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महानूर आपने क्या बनाया है आज, ये बताएं। आज मैंने अचार गोश्त बनाया है चिकन का, और ठीक है। इसके साथ मैंने आज तरबूज के जूस का थोड़ा सा मिक्सचर दिया है टैंग के साथ, मौसम्बी के। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट बताएं। आप तो ऊपर से इतनी गार्निशिंग कर देती हैं कि क्या बात है। इंग्रेडिएंट बताएं आप। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन ली 1 किलो, उसको मैंने अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया नमक डाल के और साबित गरम मसाला डाल के, ताकि उसकी हीट भी निकल जाए और जो चिकन चिपकती है वो थोड़ा सा उसमें चिपके नहीं और उसकी अच्छे से टेंडराइज हो जाए। जब देखें कि चिकन अब फ्राई हो गई है, उसमें प्याज डालें। प्याज पहले से इसलिए नहीं क्योंकि ये अचार गोश्त है, इसमें थोड़ा सा मिठास भी होनी चाहिए, सिर्फ खटास नहीं होती है। तो फिर मैंने प्याज डाली, उसको अच्छे से भून लिया। फिर उसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाला, उसके अंदर कुटी लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब देखा कि अब मेरी चिकन गलने पे आ गई है, इतनी है कि एक कनी जो कि मैं हमेशा समझाती हूँ वो रह गई है, तो उसकी अच्छे से भुनाई कर ली मैंने। और ये देखा कि मेरे टमाटर का पानी भी अब सूख चुका है। उसमें मैंने फिर ज़ीरा डाला, साबित धनिया डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब देखा कि अब रेडी है, उस वक्त मैंने अचार को अच्छे से कूट लिया। मतलब एक तरीके से अचार में जितनी भी आप हड्डी वो होती हैं, तिनके होते हैं, कैरी के लिए आपकी गुठली होती है, वो सब आपने निकाल के उसको अच्छे से कूट लेना है, बारीक बारीक कर लेना है। जैसे गाजर उसको बारीक करके ऊपर से डालना है और उसके ऑयल का तड़का देना है। तो ये आपका अचार गोश्त तैयार हो जाता। और ये किस तरह बनता है जी? बिल्कुल, ये मैंने तरबूज का टैंग बनाया है एक तरीके से, जिसमें मैंने तरबूज को पहले ब्लेंड कर लिया, उसके बाद उसका सिरप बनाया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, शुगर सिरप, हस्बे जायका, काला नमक आप आधा टीस्पून डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर खटास देने के लिए, वरना ये बहुत मीठा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें 1 पिंच नमक डालें आप और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। जैसे कि अभी आपके सामने मेरा टेक्सचर दिख रहा है, इसके अंदर अब मैं टैंग का एक तरीके से सिरप बनाऊंगी। टैंग का सिरप ऐसे बनेगा कि उसमें मैं मौसम्बी का जो टैंग का सिरप है, फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने मौसम्बी यूज़ किया है, आप चाहें तो पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको लेके थोड़े से पानी में पेस्ट फॉर्म में करके इसमें मिक्स कर देंगे तो वो एक अच्छा टेक्सचर देगा। और ये चीनी क्यों लगा देती हैं ऊपर? ये किस खुशी में लगाई हुई, ये बताएं। ये जस्ट डेकोरेशन के लिए। ये डेकोरेशन के चक्कर में ना ये हमारा वेट बढ़वाएंगी। ये डेकोरेशन भी ऐसे कर देती है कि बंदे का दिल चाहे खाने का, और फिर चीनी भी ऊपर से लगा देती है। लेकिन होता बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त यहाँ पर हील्स के गिफ्ट हैम्पर मौजूद है, मरवा के गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। बहुत अच्छे मशरूबात होते हैं इनके, आप अक्सर चाहें इस्तेमाल करें। बिल्कुल अक्सर क्या बल्कि बहुत दफ़ा किया करें, करने में क्या है जी, अच्छे मशरूबात होते हैं इनके। सहर, हाँ, किस तरह हम अपने जो आर्टिस्ट हैं, जो मुसव्विर हैं, इन्हें प्रमोट कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस हवाले से? बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी सजेशन मेरी ये होगी कि मीडिया बहुत काम कर सकता है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे चैनल गांव, देहातों, शहरों, हर जगह पे देखे जाते हैं। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे टीवी पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो विजुअल आर्ट्स के हवाले से हो। पुराने ज़माने में जब हम छोटे होते थे, बिल्कुल एक सर मुसव्विर राही एक आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के, वो पेंटिंग सिखाते थे। तो एक वो पीटीवी पे आता था प्रोग्राम। तो उस तरह के कोई प्रोग्राम होने चाहिए जो बच्चों के लिए भी हों, बड़ों के लिए भी हों, जिससे आर्ट को हम सिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे मैं अब लाइव कर रही हूँ तो इतने सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, वो मिलियंस में भी मेरी व्यूवरशिप जा रही है। तो इतने सारे लोग जब देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसके हवाले से कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो एक बड़ी सजेशन मेरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। विजुअल आर्ट्स में जो बच्चे एक तो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी आएंगे,
क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और टैबलेट्स और लैपटॉप की तरफ या कार्टून्स की तरफ चले गए, तो अब वो कुछ सीखेंगे, कुछ प्ले करेंगे, कुछ कार्ड्स बनाएंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, तो वो उससे बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं और अच्छा, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है ये उनकी। जो एक आर्टिस्ट होता है ये बड़ा क्रिएटिव होता है। जी। कुछ मेरी भी दोस्तें हैं जो इस तरह की पेंटिंग्स करती हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्या जहन में ला के आप लोग बना रहे होते हैं पेंटिंग? जब पेंटिंग बना रहे हैं किसी की, चलें एक तो किसी कौम हीरो की बना रहे हैं वो अलग है, एक कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो अपने अंदर कुछ बोल रही होती हैं, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि जब आप एक चीज़ बना रही हैं, सपोज कि औरत पे जुल्म हो रहा है लेकिन आप उसको ऐसी, वो कहते हैं तस्वीर बोल रही है, वो चीज़ कैसे आती है? ये बचपन से ही होती है? नहीं, बचपन से नहीं होती, ये स्टडी करने से होता है। अच्छा। बिल्कुल, हम हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं। जब आर्ट्स की आप ग्रेजुएट जो एक आर्टिस्ट होता है उसमें और एक पेंटर में बहुत डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि हम अक्सर आप देखते हैं कि पुराने ज़माने की जो पेंटिंग्स बनाते थे दीवारों पे, लोग मूवीज़ के इश्तिहार बनाते थे तो वो पेंटिंग करते थे और वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन विजुअल आर्टिस्ट जब एक डिग्री लेके एक आर्टिस्ट पास आउट हो रहा था, उसका काम लाखों में सेल हो रहा होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो पूरी एक स्टडी करके अपने एक आइडिया पे काम कर रहा है। और अभी तो कंटेम्प्रेरी रहा है तो सिंबलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों से लोग। जैसे मैं आपको बहुत आसान सा मिसाल दे दूं कि हम पीजन जो है, हम बोलते हैं पीजन जो है वो एक पीस की सिंबल है, तो कबूतर जो है पीस की सिंबल है। तो इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने वुमेन के उसकी पूरी बॉडी में, उसके पूरे स्ट्रक्चर में मैंने देखा कि हेयर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी से मुशाबा है, जिसको हम सिंबलाइज इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा उलझा हुआ होता है, सुलझा हुआ होता है और मजबूत भी है, सॉफ्ट भी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक औरत की, एक वुमन की पर्सनालिटी के अंदर होती हैं। तो इस तरह से मैंने उसको सिंबलाइज किया। बताएं कि जो वैसे आर्टिस्ट होते हैं ये बड़े सीरियस नेचर के होते हैं, तो ये हकीकत है? बहुत सीरियस हो जाते हैं वो, जिंदगी से बहुत सीरियस और बहुत गहरी बातें करते हैं, ऐसा है? पता नहीं, अब बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो फिलोसोफर्स होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। आर्टिस्ट इतना नहीं होता। आर्टिस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसको नेचर से, लोगों से, हर चीज़ से उसको लगाव होता है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे तो बच्चों से, फूलों से, चांद से, हर चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही होती है। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने काम करना स्टार्ट किया तो स्टडी मैंने जब शुरू की, बहुत सारे ऐसे हीरोज़ थे जिनके हवाले से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मालूम नहीं था। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैंने उनके हवाले से रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, डॉक्टर रुथ फाओ की हम मिसाल ले लें, वो पाकिस्तान में जर्मन लेडी होके वो पाकिस्तान में रहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे सर्व किया, लोगों के लिए इतने हॉस्पिटल्स बनाए, इतना काम किया। तो फिर वो इंस्पिरेशन मुझे मिलती रहती है लोगों से, कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ से। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब बहुत से ऐसे लोग जिनका हमें इल्म नहीं होता, जो हमारे हीरोज़ तो होते हैं लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता होता, इनफैक्ट हमें भी नहीं पता होता क्योंकि हमने उसकी स्टडी नहीं की होती है। लेकिन जब हम किसी की पेंटिंग देखते हैं तो हम बोलते हैं यार पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाई है, फिर हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि बंदा है कौन। तो ये क्रेडिट तो सहर आपको जाता है और बहुत अच्छा आप इसमें काम कर रही हैं, बहुत मशकूर। मुझे बताएं उनसा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी हैं जी, ये इल्म नजूम है क्या? एक्चुअली बेसिकली लोगों में कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का या इल्म नजूम का कि पेशन गोई या प्रेडिक्शन की जाती है, फ्यूचर के बारे में बताया जाता है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में कि क्या होने वाला है। तो उसको कुछ लोग नेगेटिव भी ले लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हमारे रिलीजन में या अगर इस चीज़ को देखें तो काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो मैं अगर पर्सनली मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये गाइडेंस होती है आपकी। जैसे कि आप अगर हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि काउंसलिंग नहीं हो सकती, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, चाहे अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई समझाने वाला, आपको काउंसिल करने वाला, आपको डायरेक्शन दिखाने वाला कोई भी नहीं होता। साइकियाट्रिस्ट के पास ही चले जाते हैं, हर मसला लेके। साइकियाट्रिस्ट के पास भी बहुत पागल समझते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 5% या 2% लोग साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्ट करते हैं, पागल है। तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग को मैं यही कहूँगी कि आपको गाइडेंस देता है, डायरेक्शन दिखाता है, आपका करियर को कौन सा। ये सीखते कैसे?
मतलब इल्मे नजूम अगर कोई सीखना चाह रहा है, मैं सीखना चाह रहा हूँ, कैसे सीखूंगा? इसकी कोई इसकी जैसे बिल्कुल जैसे एक इनकी courses फाइन मैंने होते बताया हैं। क्लासेस हाँ, होती मुझे हैं। तो सीखना है, मुझे पता चले कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, हैं, किस चीज़ तो में ज़्यादा आप- देखिए इसमें ये कुछ भी एक होता है? नॉलेज है, एक कोर्स की तरह ही है और अच्छा। उसके कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे लोग वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे बता रही थी कि आर्टिस्ट जो है वो बाय बर्थ होता है या कोर्सेज, जब भी आप कोर्स करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब उसकी डिग्री लेंगे तो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट होंगे ज़्यादा, आपको नॉलेज जो बेसिक है या जो भी नॉलेज है वो आपको पता चलेगा कि वाकई है। और अगर आप रैंडमली अगर अंदाजे लगाना palmistry शुरू और कर एस्ट्रोलॉजी देंगे, अलग-अलग होते हैं? जी पामिस्ट्री जो है वो हैंड पामिस्ट्री होती है, हाथों की हाथों की लकीरें, लकीरें। और एस्ट्रोलॉजी है वो प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस, उसका इल्म होता है। ये भी एक बड़ी Numerology, साइंस है हाँ। और एक बड़ी ज़ाहिर टेक्निकल चीज़ होती जी, है, बहुत जी। इसमें चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। सहरी का दस्तरखान जी इस वक्त लगा हुआ है और हमारे मेहमानों ने सहरी कर ली और कर भी रहे हैं। सहर कैसी लगी आपको जो उन्होंने अचारी गोश्त बनाया था, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और हेवी नहीं है। वैसे देखने में हम कहते हैं ना अचार गोश्त तो हेवी होगा, हेवी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ज़बरदस्त। बिल्कुल परफेक्ट है जी। Perfect। बिल्कुल आप बताएं। परफेक्ट है। और मैं इनको यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि वो देग वाला और शादी वाला जो टेस्ट होता है ना वो है, वो बहुत ज़बरदस्त, और जूस तो Thank बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सब बाहर से बनवा के लाती हैं? अच्छा, मैं यही पूछ रही थी कि आपने यहाँ पे बनाया है या हम घर से बना कर लाए नहीं, हैं? हम मजाक कर रहे हैं। ये यहीं पे, बहुत अच्छा ये हमारे खाना नहीं, बनाती हैं। वाकई बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत और ज़बरदस्त है। रमज़ानों के बाद जो हमारा वजन बढ़ेगा उसमें भी इनका बड़ा हाथ होगा, तो हम कोशिश करते हैं ज़रा हाथ रोके खाएं। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें जो हमारे मेहमान आते हैं वैसे हम उनके बचपन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका बचपन कैसा था। सहर कैसा बचपन था, कितनी शरारती थी आप, क्या क्या शरारतें आपने की हैं, ये बताएं। बहुत ज़्यादा शरारती थी मैं तो। दुनिया की ऐसा कोई शीशे का बर्तन, शीशे की कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं होती थी जो सलामत हो मेरे होते हुए। क्यों आप तोड़ देती थी मैं वो? तोड़ देती थी वो। कभी तो ऐसा होता था कि अचानक वो गिरने की वजह से या टूट जाता था, कभी ऐसा होता था जान करके मैं तोड़ती थी और मुझे उसको वो छन सुनने में बहुत मजा आता था। और उसके बाद फिर आपकी पिटाई कितनी बहुत- होती थी? नहीं, डांट बहुत पड़ती थी, लेकिन मैं फिर भी वो जारी रखती थी। जारी फिर रखती थोड़ी बड़ी भी, फिर पता चला, फिर छोड़ फिर दिया। आपको ख्याल आया कि भाई पैसों में आती हैं चीज़ें, हाँ। आप खुद तो नहीं तोड़ती होंगी हाँ, आप? फिर वो मैंने छोड़ दिया, वो आदत छूट गई। लेकिन आप बहुत शरारती थी, हाँ, बहुत। ये देखें नई हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं ना। जैसे मोहसिन भाई ने बताया था कि उन्होंने बहन के बाल जला दिए थे, करना मत भाई कभी ऐसा, लेकिन ये शीशे की चीज़ें तोड़ती थी। आप क्या करती थी ये बताएं, मैं आपकी बिल्कुल शरारतें क्या भी थी उस वक्त? शरारती बिल्कुल भी नहीं थी। और माशाल्लाह। पहली मतलब बड़ी बेटी थी और क्या कहते हैं, बस मुझे वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में, तो बस मुझे वीडियो गेम लगा दें, और मूवीज़ का भी था, लेकिन वीडियो गेम्स की तो मैं बहुत ही ज़्यादा फैन थी। कि आप जो इस वक्त के बच्चे हैं, आप वो उस वक्त की बच्ची वो थी कि बस वीडियो गेम देते हैं, वीडियो बच्चों को गेम मोबाइल दे दे दें, दें। हालांकि उस वक्त ये PS4, 5 नहीं होता था, वो एक छोटे से वीडियो वो आता था सेगा मेगा होता था, निंटेंडो होता था, अटारी होता था, वही वो बैठ के तो बस खेलती रहे। वो तो बस मुझे मिल जाए और फिर बस बात बाकी खत्म। कोई कभी शरारत का इत्तेफाक नहीं हुआ, किसी की बैल नहीं बजाई, कभी बाहर नहीं भागी? नहीं, बस फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत बाहर कुछ खेल लिया। अब तो ये सिस्टम नहीं है कि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, ज़रा वो सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन उस वक्त तो था हम लोग घर के बाहर काफ़ी सारी फ्रेंड्स मिलके और हम खो खो खेल रहे होते थे, और इस तरह के जो बर्फ पानी और हाँ, ये बड़े गेम्स games खेल हैं रहे ये यार। होते थे। फिजिकल हेल्दी थी, फिजिकल गेम्स एक्टिविटीज अच्छी होती थी। अब तो हमारे बच्चे खेलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। अच्छा, वैसे कुकिंग का शौक है आपको? कुकिंग का, हाँ, मैं बना तो सब कुछ लेती हूँ लेकिन बनाती नहीं हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है मुझे। जाहिर है भाई, आर्टिस्ट लोग हैं, कहाँ मैं टाइम तो होता है? 18 घंटे पेंटिंग करूँ तो बस वो पेंटिंग ही करती रहती हूँ, अक्सर ऐसा 18 घंटे? 18 Oh my घंटे God, बिल्कुल। तभी मैंने कहा था कि बड़े सीरियस हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत सीरियस हो जाते हैं भाई ये नहीं, काम के साथ बहुत सीरियस हूँ मैं, वो मेरी कुकिंग का पहली कभी- मोहब्बत है, मेरी पेंटिंग, मेरा आर्ट जो है। तो कुकिंग का उसके कभी साथ- वो नहीं रहा, कभी शौक नहीं, नहीं? शौक नहीं है, वैसे बना लेती नहीं, हूँ बना सब तो चीज़ें, लेंगी, हाँ। लेकिन शौक नहीं है ऐसे। क्योंकि हॉस्टल में रही हूँ तो काफी अच्छा। अर्सा बनाती रही हूँ ऐसी चीजें। वो जो अच्छा, हॉस्टल में बचपन की रहते आपने बात की, एक और मुझे जी, बात जी, याद आ जी। गई। हमारे पास टीवी होते थे, वो एक स्क्वायर शेप के टीवी होते थे। मैं क्या करती थी, प्ले कार्ड्स मिलते थे और एक कार्ड्स मिलते थे, एक्टर्स की तस्वीरें बहुत मिलती थी बचपन में, 90s का टाइम था। हाँ। तो मैं क्या करती थी, वो काट के, मेरी फेवरेट एक्टर्स जो थे उनको काट के मैं टीवी के अंदर डालती थी, और मेरा ये ख्याल होता था कि अब ये लोग पीटीवी पे खबरें पढ़ेंगे और मैं सुनूंगी। और वो कभी दिन नहीं आया, डेली मैं वेट करती थी 9 बजे कि अब ये खबरें आज सोनाली बेंद्रे पढ़ेगी, लेकिन कभी किसी एक्टर ने खबरें नहीं पढ़ी। ये एक होता है। अच्छा, ये आपको सवाल भी पूछना चाह रही थी
खातवीन से कुकिंग के हवाले जी से। बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछना चाह रही जी, थी। बच्चे अक्सर हमारे रोज़े रख रहे होते हैं और अभी बहुत गर्मियों में रोज़े आए, तो उनको क्या हम ऐसी चीज़ सहरी में खिलाएं जिनको प्यास नहीं लगे या रोज़ा ना लगे? अच्छा, सबसे पहले तो आप उनको खाली दही नहीं खिलाएगा, क्योंकि खाली दही से होता है कि बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो उनको कच्चे दूध की लस्सी पिलाएगा। इससे गर्मियों में भी उनके लिए आसानी होगी। इसमें ये होता है कि आपका आराम से गर्मी का भी रोज़ा निकल जाता है, और इवन बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है कि थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा उसके अंदर दही और थोड़ा सा नमक डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और वही पिला दी बच्चों को। तो इससे ये होगा कि उनको एक तो प्यास नहीं लगेगी, दूसरा गर्मी उनकी अच्छे से गुजरेगी, और दूसरा 2 खजूर उनको ज़रूर सहरी में खिला दें। सहरी में भी खिलाएं? जी बिल्कुल, 2 खजूर सहरी में खिला दें, इससे भूख भी नहीं लगती है और ना प्यास लगती है, गारंटेड। अच्छा, ये हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं भाई, ये बड़ी मुझे बता रही होती है, टिप्स दे रही होती हैं, ये खाओ, लेकिन खुद जो खाना बनाती हैं वो ऐसा बनाती है कि फिर बंदा खा के वेट बढ़े। अच्छा, स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? उनसा ये बताएं, स्कूल लाइफ में क्या था, कैसी गुजरी स्कूल लाइफ? दोस्त कैसे, टीचरों से कितनी डांट पड़ी, या पढ़ने में अच्छी थी आप? पढ़ने में सही थी, दरमियानी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके बाद वीडियो गेम ने बिगाड़ दिया। हाँ, वीडियो गेम ने भी बिगाड़ा, और वैसे भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, और शादी मेरी जल्दी हो गई थी। और बस फिर बस क्या खेलने और उसमें ही बुक्स में, और हाँ, बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वैसे आप किस तरह, मतलब आप एक सख्त खातून हैं मतलब बच्चों के साथ, या आप फ्रेंडली हैं? नहीं, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। अच्छा। बल्कि बच्चे तो मुझे एज Seriously अ नहीं मदर लेते ना? लेते ही नहीं है कि मैं Seriously कोई नहीं उनकी लेते। माँ हूँ। बिल्कुल, वो मानते ही नहीं है, बल्कि वो जो मुझसे बात करते हैं तो वो एक आता ही नहीं है कि मैं उनकी मदर, लगता ही नहीं है। आप तो पहले ही बता सबको देती होंगी शिकायत रिजल्ट क्या होती आने, है। सितारे क्या कहते हैं, नहीं। रिजल्ट क्या आना है इनका। घर वालों को इतनी ज्यादा कंप्लेन होती है कि तुम वो वाली माँ नहीं हो। मतलब एक कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे वक्त में भी मतलब अम्मियाँ इतनी सख्त कहाँ होती हैं, अबू ही होते हैं ज़्यादा सख्त। हाँ। इतने ज़्यादा नहीं होते। आप किस तरह की, आप के जब आपने बच्चों का सवाल पूछा तो उस पर से मैंने पूछा आपकी शादी हुई है? नहीं, बच्चे में भांजे भतीजियां ओके, इसी वजह से मैंने क्लियर कर लिया। तो कैसी है, मतलब आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हैं, कैसी हैं? कभी टीचिंग का शौक रही हूँ, बिल्कुल। मैं इसी वजह से मैंने सवाल किया टीचिंग का। मैं लेक्चरर रही हूँ, मेरान यूनिवर्सिटी में मैंने 2 साल तक पढ़ाया है। वहाँ तो बड़े बच्चे होते हैं। बच्चों को पढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो तकरीबन मेरे जितने ही होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल छोटे, लेकिन वो मुझे मैम बोलते, वो शशके ही अलग होते हैं, मज़ा आता है बहुत सुनने में। लेकिन हाँ, उनके साथ भी मेरा रवैया बहुत फ्रेंडली रहा है, और मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को या टीचर को बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि आप उनके लेवल पे जाके उनके मसलों को समझें, उनके लेवल पे जाके आप उनसे बात करेंगे तो वो अपनी जो भी अंदर वाली, क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं, टीवी की वजह से या गेम्स की वजह से एक्टिविटीज़ कम हैं बहुत ज़्यादा, तो इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें शेयर नहीं करते। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने उनके लेवल पे जाके बात करेंगे तो वो हमसे वो सारी चीज़ें अपनी जो भी उनके दिमाग में वो शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, बच्चों के साथ फ्रेंडली वैसे रहना चाहिए, थोड़ा सा रोब भी रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली रहने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे शायद डर के नहीं बता रहे होते और ये आगे बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, बात हो रही है तज़किया नफ्स के हवाले से, तो आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं उस पर किस तरह कंट्रोल पाती हैं? जैसे आपका दिल चाह रहा है बहुत सारी शॉपिंग कर लूँ, या आपका दिल चाह रहा है कि आज मैं कोई भी XYZ ऐसा काम, ऊट पटांग जो आप बता रही होती हैं, किसको मारना उसको मारना है, किस तरह आप अपनों पर काबू करती हैं, बताएं। शॉपिंग पे तो कभी मतलब इकलौती हूँ, तो उस पर कभी मम्मा पापा रोकते ही नहीं है वो, बल्कि कुछ पसंद मुझे आ रहा है या पता भी चल गया तो अब्बा ले आते हैं मेरे। मतलब लड़कियाँ के ज़्यादातर अम्माएँ होती हैं कि ये नील पेंट डालो, ये लिपस्टिक, मेरे अब्बा होता है। मैं यहाँ के लिए भी अगर अपने ड्रेसेस अप्रूव करवाती हूँ तो पहले अब्बा को दिखाती हूँ कि बाबा ये सही लग रहा है, इसके साथ ये हील सही रहेंगी, ये नील पेंट ये इस तरीके से। वो कहते हैं हाँ ये नहीं, अच्छा नहीं ये कलर, ये नहीं ये कलर लो। हमेशा मुझे मेरे बाबा ने ज़्यादातर ये रखा है कि एक तरह वो कहते हैं ना, वो जो बेटियों को सर पे रानी बना के रखना, वो और लौंडा। वो आपकी अम्मी को भी इसी तरह बताते हैं कि पहन लो, ये कर लो? हाँ, सिर्फ आप तक है ये चीज़, फैसिलिटी आप अवेल कर रही हैं? नहीं, मैं अपना बताती हूँ, लेकिन मम्मा के साथ भी उनका यही है। असल में मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा जॉली हैं। बहुत जॉली, अच्छी बात है जी, होनी चाहिए। हमारी तो बड़ी पिटाइयाँ लगाई हमारे अब्बा ने। नहीं, मेरे तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। मेरे अब्बा ने तो मेरी हर हरकतों में साथ दिया। आप कैसे वालिद हैं? आपकी सख्ती होती है, बच्चे माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, तो आप कैसे हैं? सख्त हैं या फ्रेंडली है? बच्चे सीरियस नहीं लेते? मकसद के नहीं, सीरियस लेते हैं। चलें ठीक है। कि बात ये कि मेरी बेटी जो बड़ी, उसको मैं प्यार मोहब्बत और शफकत देता हूँ खास तौर पर। और कभी बेटे ने क्या जुर्म किया? नहीं, बेटा भी असल में छोटा है, शरारती है, लेकिन उसको डांटना पड़ जाता है। मकसद वो ऐसी शरारतें कर जाता है
कि कभी कभी बड़ा अजीब मामला हो जाता है कि भाई तुम अभी इतने छोटे हो, अभी से ये हरकतें कर रहे हो, तो इस पर आप उसको थोड़ा सा सख्ती करनी लेकिन पड़ेगी। मोहसिन भाई, ये क्यों ये बेटों के साथ जाती क्यों है? क्यों जो वालिद होते हैं वो बेटों को उनकी पिटाइयाँ भी लगाते हैं, उनके फ्रेंडली भी नहीं होती, क्यों है ये दुख मेरे साथ भी था, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात ये कि बेटा वो मिसाल के तौर पे कि क्योंकि आगे आने वाले खानदान का नाम उस बेटे ने रोशन करना, उसी खानदान तो उसको का। पिटाई लगाओ। नहीं, ताकि उसकी तरबियत इतनी अच्छी हो कि कहीं आपके नाम में कोई खराबी ना। और बेटी जाहिर सी बात है पराए घर जाती है, लेकिन उसको भी बाप जानबूझ के देख रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा तो ये कि वो साथ है ना, लेकिन बेटी किसी के घर जाएगी ना तो वो कहीं ऐसा कोई गलती ना कर दे कि बाप का नाम खराब हो। इसलिए बाप उसको बहुत प्यार देता है कि एक दिन तो उसे जुदा हो जाना है, लेकिन बेटा वो तो जिंदगी भर साथ रहता है, तो उसकी नहीं, तरबियत पहले अक्सर दी जाती उनकी जो बीवियां आती हैं वो ले जाती हैं, है। लेकिन वो ले जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाप पे भी वही चीज हुई होगी, तभी जो है ना वो भी अपने बेटे के साथ हाँ, उसी वो तरीके एक से सिस्टम चलता आ रहा है, सिस्टम साइकिल चल रही इस है। साइकिल को कोई चेंज करे, सारे बाप अपने बेटों को मार रहे हैं। नहीं, मर्द के अंदर मतलब मारने फितरत से ना होती है। डांट नहीं, रहे हैं। हाँ, मर्द के अंदर रहती है कि वो ना सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है। और जाहिर सी बात है सख्ती से मुराद ये कि कुछ मर्द के मिजाज में भी ये कि उसके नफ्स में भी ये कि ढीठ पना होना, और उसके नफ्स को बेहतर करना के तरीका ये कि उसको अगर कहीं सख्ती की जाए तो सख्ती से निपटे, और अगर नरमी की जाए तो नरमी से निपटे। लेकिन ख़वातीन के अंदर ये है कि हुजूर ने फरमाया कि ये जो है ना, इनको आप नरमी से ही पेश आएँ और इनसे नरमी से बात करें और इनको नरमी से इनकी इस्लाह करें। आप इनसे सख्ती से पेश आएंगे तो ये टूट जाएंगी, इससे मुराद ये हदीस पाक का मैं मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए बेटियों से, बहनों से, माओं से नरमी से पेश आया जाए और उनसे नरमी से बात की जाए। और हुजूर से भी हमने सीखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी अपनी बेटी पे, ना कभी अपनी बीवी पे, और कभी भी अल्लाह के रसूल ने हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? इस वजह से कि उसने फरमाया कि मैं अच्छा हूँ इसलिए अपने घर में अच्छा हूँ। तो बेटियों के मामले मोहसिन भाई देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एडमिट करता हूँ। स्कूल में भी ये होता था कि जो टीचर्स होती थी वो खुद तो खातून होती थी, फिर भी वो लड़कों को मार रही होती थी टीचर्स, हमें लोगों को खड़ा करके स्केल पढ़ना, ये पढ़ना, लड़कियां बच जाती थी। तो इससे लड़कों पे कितना असर पड़ता हो? नहीं, देखें फिर वही बात है कि असर कितना पड़ता है हमारे जहनों पे, ये है कि भाई एक फितरी हमारे के बोलते हैं यार इनको इतना आपने अप्रोच दे दिया और हमारा क्या कसूर। लेकिन फिर मैं कहूँगा कुछ लड़के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी टीचर खुद भी रिस्पेक्ट करती हैं, वो अगर उस्ताद की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बाअदब होते हैं। और हमारे ज़माने में ऐसे ही रहा है कि हमने जब कभी अपने टीचर से कभी बदतमीजी नहीं की तो वो भी हमें इज्जत देती हैं। और लेकिन कुछ लड़कों का भी अपना एक किरदार होता है कि उस्ताद के साथ कैसा बिहेवियर है, आया वो वाकई पिटना चाहते नहीं चाहते। सारी बात बिल्कुल जी, उस्तादों का एहतराम करें, जितने भी लड़के हैं लड़कियां सब पर ये लाजिम है। ये तो बहरहाल एक ऐसी एक थोड़ा लाइटर मूड होता है शहरी के नशियात में, लेकिन बिल्कुल एहतराम ज़रूरी है। अपने असातिज़ा का भी एहतराम करें आप, क्योंकि जो लोग असातिज़ा का एहतराम नहीं करते वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, और कामयाब वही लोग हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा का एहतराम किया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। आज बात हो रही है तज़किया नफ्स के हवाले से। महानूर के कुछ सवाल हैं मोहसिन भाई के लिए। महानूर, क्या सवाल हैं आपके? बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी हम अपनी नफ्स की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस बात से पहले एक जवाब देना चाहता हूँ इस मसले का। बहन ने जैसे सितारों के हवाले से बात की थी, इस्लाम के अंदर इसका थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस्लाम के अंदर ये जो हुक्म है सितारों के हवाले से कि इसका इल्म सीखना भी मना है और इस पर एतक़ाद करना भी मना है। ठीक है। देखिए, वहैसियत मैं कहूँ कि ये एक इल्म है। असल चीज़ ये कि इस पर एतक़ाद ना किया जाए, यकीन ना किया जाए कि भाई ये सितारे ही हमें कुछ करेंगे, ये सितारे ही हमें कुछ देंगे। डेफिनेटली करने वाली ज़ात अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है। इसकी वजह से अली के पास एक एस्ट्रोलॉजर आए, एक खातून आई और आकर कहने लगी कि ए अली, अगर आप उस जंग में गए तो आप हार जाएंगे। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, जब मैं जंग से आऊँ तो फिर बताना। तो फिर वापस जब जंग से आए तो आपने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और फरमाया कि तुमने तो कहा था मैं हार जाऊँगी। तो फरमाया कि आपके सितारे ही कहते थे। तो आपने एक जुमला कहा कि मोमिन सितारे के ताबे नहीं होता, सितारे मोमिन के ताबे हुआ करते हैं। तो मुख्तसर सी बात ये कि हम एक इल्म है ये, और सारी कोई बात नहीं। अब दूसरी बात आ गई जो आपने बात कही कि नफ्स को कैसे काबू पाया जाए। तो सबसे पहली बात है कि जैसे 3 कैटेगरीज़ हैं, हम उस कैटेगरी पे जाएंगे जैसे लफ्ज़ से लवामा, जैसे अभी शहरी भाई कहते हैं कि भाई मलामत वाला लफ्ज़ इंसान से गुनाह हो जाता है और फिर वो नादिम होता रहता है। तो इसका तरीक़ाकार है कि वो अपने आप को और किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो नफ्स मुतमन्ना की तरफ चला जाए। तो इसका सीधा हल ये है कि जो मुबाह कहते हैं जायज़ काम को,
जायज़ काम से क्या मुराद है? जैसे कि फरमाया कि मन अरफ़ा नफ्स फ़क़त अरफ़ा रब्बहू, कि जो अपने नफ्स को जान गया वो अपने रब को जान गया। तो मुराद कि नफ्स को आपने जानना कैसे? मिसाल के तौर पर ये चाय बहन के पास रखी हुई है, हमारे पास चाय रखी हुई है। अब ये चाय एक जायज़ चीज़ है, मिसाल कि आप खा पी सकते हैं, लेकिन इंसान एक इसको बार बार पीता है, तो इस जायज़ काम को थोड़ी देर के लोग, अगर दिल चाह रहा है चाय पीने का तो रुक जाए। इसी तरीके से ठंडे पानी से वज़ू करना है, यानी कि बड़ा मुश्किल होता है, तो अब नस कह रहा है कि नहीं गर्म पानी से वज़ू करो, तो वो ठंडे पानी से करके देखें। यानी जो जायज़ काम है ना, ऐसे काम जो मुबाह काम है, जो ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कि अगर वो ना करेंगे तो मसला हो जाएगा या परेशानी आ जाएगी, उन कामों से जब आप रुकना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप गुनाह के कामों से भी रुकना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हम अपना एहतिसाब कैसे कर सकते हैं कि हमारा नफ्स किस तबके पे? बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। जब आपको गुनाह करने के बाद गुनाह ना लगे, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो आप इतना फेथ के साथ झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा लगे कि आप सच बोल रहे हैं, तो फिर वो गुनाह ऐसा हो गया कि आप नफ्स से अमारा पर हैं, कि आपने गुनाह को गुनाह ना समझा। लेकिन ऐसा भी है कि किसी के साथ ज़्यादती आपने की और आप नादिम हो गए, यानी झूठ ही बोला, लेकिन बाद में कि यार मेरी मैंने ख़ता कर दी, अल्लाह से आप माफ़ी मांग रहे हैं, जिससे झूठ बोला है, जिसकी ग़ीबत की है, उससे जाकर आपने माफ़ी मांग ली, तो ये नफ्स नवामा है। और इससे भी बेहतर नफ्स जो है वो आखिरी नफ्स वो है कि कोई ख़ता जब होने वाली हो, आप उस ख़ता से रुक जाएँ, यानी उस ख्वाहिश से रुक जाएंगे, नहीं ये मेरा रब इस बात से राज़ी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि कोई आपस में दो शख्स बुराई कर रहे हैं और आपने देखा ये अगर मैं इनके पास गया तो मैं भी शायद इसमें मुलव्वस हो जाऊं, तो आप अपने नफ्स को रोक लें और आप उधर से खामोशी के साथ चले जाएं। तो क्या हुआ कि आपने अपने उन गुनाहों में, अपने यानी अमाल में, उन गुनाहों में उन चीज़ों को शामिल नहीं किया, तो ये नफ्स मुतमईन्ना है कि ये नफ्स मुतमईन। अच्छा मोहसिन भाई, अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता है कि कुछ काम वो ऐसे करता है कि वो नफ्स अम्मारा की पोजीशन में होता है, कुछ काम करता है तो फिर वो लवामा की पोजीशन में होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि मुतमईना की पोजीशन में होता है। तो ऐसा आदमी फिर कहलाएगा क्या कि ठीक है, उसको एक उसने गलत काम किया, उसको गलत नहीं लग रहा, इस वक्त वो नफ्स अम्मारा में है। एक काम उसने किया, उसको नदामत हो गई कि यार गलती हो गई, उस वक्त वो लवामा में है। ये क्या चीज़ है? मतलब हम क्या नफ्स बदलती रहती है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैंने फिर आपसे शुरू में कहा था शरीफ, नफ्स एक ही है। ख्वाहिश यानी कि नफ्स की जो सिफत है, उसकी सिफत की जो कैटेगरीज हैं, यानी कि वो खुद ज़ाते ही एक ही चीज़ है, लेकिन उसके नाम बदलते रहते हैं। और नाम क्यों बदलते हैं? जब ख्वाहिशात की तब्दीली होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वो नफ्स है जब इंसान, मैंने फिर आपके सामने एक शुरू में हदीस बयान की थी कि इंसान गुनाह करता है और गुनाह करते करते वो स्पॉट इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान को फिर गुनाह ही लगता। तो आपने जो सवाल किया ना कि भाई फिर हम किस तरह नापें, तो ये बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि आखिरकार हमें उसी नफ्स पर आना चाहिए, मुतमईन्ना नफ्स है। और अगर अम्मारा भी है, किसी बात पर आपने गुनाह को गुनाह नहीं समझा और गुनाह कर लिया, तो एक वक्त आएगा कि जब आप नफ्स मुतमईन्ना की तरफ जाएंगे तो फिर वो गुनाह भी आपको गुनाह लगेगा। लेकिन फिर वही बात कि आपने नेकी करनी। हुजूर ने फरमाया जब तुम कोई गुनाह कर लो तो फ़ौरन नेकी करो। क्यों करो? ताकि तुम्हारे वो गुनाह मिट जाएं। तो जब बंदा नेकी करता है ना, फिर वो तमाम चीज़ें बेहतर। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा करप्शन करके कमाया, करोड़ रुपया कमाया, अब उनसे गुनाह हो गया। अब वो ज़ाहिर उनके पास अपना तो पैसा नहीं है, सारा करप्शन का पैसा है, उससे वो मस्जिद बनवा देते हैं, फाउंडेशन बनवा देते हैं। अब इधर ये बात फिर कैसे पॉजिटिव होगी? वो तो कहेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नेकी करो, मैं नेकी कर रहा हूँ, लेकिन पैसा तो उन्होंने सारा करप्शन से कमाया। देखिए, नेकी की कैटेगरीज है। सबसे पहले एक होती है बिज़ाती ही बिसिफ़ात ही। ज़ात से क्या मुराद है कि इंसान को अपना किरदार बदलना। जो उसने ख़ताएँ की हैं, लर्जिशें की हैं, मिसाल के तौर पे किसी के साथ ज़्यादती की है, वो तो खुद कहेंगे कि हुकूक़ इबादत से माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला की नाफरमानी से क्या मुराद है? नमाज में कमी की, रोज़ा नहीं रखा, हज नहीं किया, मतलब जो फ़राइज़ ना, जिन्हें ज़कात नहीं दी, इन चीज़ों को पूरा करना शुरू कर दे। हुकूक़ इबादत में माँ बाप का अदब है, बीवी का हुकूक़ है, बच्चों का हुकूक़ है, वो अदा करना शुरू कर दे। अब बात आई आपने पैसों की बात की। हराम माल से मस्जिद बनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। पहली बात तो याद रखिए, हराम माल को आप समझे कि मैं नेकी के काम में लगा दूं और फिर मैं जन्नत में चला आऊँगा, ये भी जायज़ नहीं है। बात इतनी सी है कि ये माल तो हराम है, चाहे आप नेकी में लगाएं, गुनाह में तो लगाना ही नहीं है, लेकिन बात इतनी सी कि इसको नेकी समझकर कि मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे नेकियां मिल जाएंगी। अच्छा, अभी कोई बंदा हमारी निशिस्त हो जिसने करोड़ों रुपया इस मुल्क का खाया हुआ हो या आराम कमाया हुआ, और वो अब चाह रहा हो कि फिर ठीक है मैं इस पैसे करूं क्या, तो क्या करें? देखिए, मस्जिद में तो नहीं लगाए, मस्जिद में नहीं लगाए, लेकिन वो चाह रहे कि किसी फलाही काम में बिल्कुल लगा दे।
इस नीयत के साथ नहीं लगाएगा कि मुझे इसका सवाब मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो पैसा किसी नाउजुबिल्लाह किसे कहते हैं कि वाइन के ऑफिस में लगाया, नहीं वाइन के नहीं, अगर वो ये चाह रहा है कि मैं इसको फलाही काम में लगा दूं, हाँ। मैं किसी अच्छी ट्रस्ट को दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी गरीब को घर दिला दूं, मैं किसी की बेटी की शादियां करा दूं, बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में उसको सवाब मिलेगा गुनाह मिलेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल कर दिया। फिर बात है, ये तो उसने उस पैसे को जो उसने हराम कमाया है, जो गलतियां की हैं, खताएं की हैं, ये पैसा अगर वो और गलत जगह में लगाता तो और उसके गुनाहों में इजाफा होता, यानी कि आप समझे हिसाब डबल होता जाता। अब उसने अपने हिसाब को रोका और इस पैसे को एक अच्छी जगह लगा दिया, लेकिन इस पैसे का सवाब देना ना देना ये अल्लाह के ऊपर है, लेकिन शरीयत ने इसको सवाब का काम नहीं फरमाया। सवाब से क्या मुराद कि इसको सवाब नहीं मिलेगा कि ये इसने हराम का पैसा वहाँ लगा दिया, लेकिन इसके गुनाहों में इजाफा भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये काम करेगा तो यानी कि उस चीज़ से बच जाएगा कि अगर ये पैसा किसी गलत जगह लगाता तो गुनाह बढ़ते। ये हो जाएगा कि ये काम इसने अच्छाई काम में लगा दिया, अब अल्लाह की मर्जी है कि वो तो अल्लाह ताला बेशक किसी को लेकिन भी माफ शरीयत कर ने से नहीं फरमाया कि उसे अच्छा, बहुत ये जो नेकी मिल नफसानी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, इस पे कैसे काबू पाएं? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात इलाज जो सूफिया ने फरमाया है कि इस नफ्स को ना सबसे पहले अगर देखा जाए कि इंसान की नफसानी ख्वाहिशात जो भी होती हैं, हुक्म फरमाया गया कि सूफिया फरमाते हैं इसे भूखा रखा जाए। और भूखे से क्या मुराद है? नफली रोज़े रखना। जब आप नफली रोज़े रखते हैं तो इंसान का जो नफ्स होता है, आप ये देखिए जो इंसान ज़्यादा अच्छा खाता है, ज़्यादा अच्छा पहनता है, ना चाहते हुए भी इंसान में थोड़ा तकब्बुर गुरूर आता है, यार मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, सुस्त भी हो जाता है खा खा के। बिल्कुल। तो जब इंसान ऐसा करता है ना, तो फिर इसलिए फरमाया गया कि अपने अंदर रोज़ा डालने की आदत डालो। क्यों डालो? कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो नफ्स कमज़ोर होता है, ख्वाहिशात कमज़ोर होती हैं, और आपको पता लगता है कि भूखे की हालत, भूखा में इंसान कैसा होता है, यानी गरीब की हालत आपको याद आती है। तो इस वजह से फरमाया सूफिया ने कि आप रोज़ा रखें। इसके साथ साथ याद रखिएगा, नफ्स की पैरवी करने वाले का हाल ही होता है, जिसे नफ्स लवामा कहते हैं, कि वो इबादत में तो सुस्त होगा, लेकिन जहाँ दुनिया का काम आएगा वो फ़ौरन चुस्त हो जाएगा। हाँ, ये कौन सी पोजीशन है? ये नफ्स लवामा ही है। ये आप देख लीजिएगा, आप देख लें कि यार नमाज पढ़, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, यार तुम्हारी शूटिंग है, अभी तैयार होकर आता हूँ, अभी तैयार होकर आता हूँ। तो बात ये, वो अल्लाह ताला की जो भी हुक्म है ना, उसको वो रखेगा सेकंड पे, और जो अपने हुकूक हैं या अपनी ख्वाहिशात हैं या जिससे वो नाम व फेत कमा रहा है, वो काम रखेगा सबसे आगे। ये चीज़ तो बड़ी एक, भाई मैंने बताया ना, निशिस्त पे बैठो तो बड़ी परेशानी हो जाती है। सीरियसली कितने गुनहगार हैं हम। ये तो होता है नमाज में, हम सोच लेते हैं यार पढ़ लेते हैं, अभी वज़ू करना पड़ेगा, मेकअप हुआ हुआ है, अच्छा घर जाके पढ़ लूँगा, अच्छा ये हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे इंसान को, मैं अपनी क्या सभी की बात करूँगा जिस तरह के हैं, तो वो जहाँ पे पैसा नज़र आ रहा होता है वहाँ पे हम फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, जहाँ पे फेम नज़र आ रहा है बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। मुझे आप बताएं कि जी ज़बान पे काबू रखना ये भी एक बड़ी बात है, अपने नफ्स पे। ज़बान पे काबू नहीं आजकल किसी का भी, मर्द हो औरत हो बच्चे हों, ज़बान पे काबू नहीं। जवाब देना है जी, टिका के पहले मैंने इसको जवाब दे देना है, ये निकल ना जाए कहीं गलती से, जवाब दे के भेजना है। क्या रीज़न है? हाँ सही बात है, ज़बान पे काबू तो रहता नहीं है, बल्कि ज़्यादा बोलना, बिला वजह बोलना, और ज़रूरत ना हो तो भी बोलते रहना, ये भी लोगों की कुछ बीमारी होती है। ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में कि हम ज़्यादा बोलते हैं, बहुत सी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो बाद में सोचें यार क्या कर दिया आपने। जो ज़्यादा बोलेगा वो जाहिर है कुछ गलत भी बोलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और मुनासिब जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर बोलना चाहिए, और अच्छा बोलना चाहिए। जब आप कम बोलेंगे तो मुनासिब भी बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। इस तरह कहते हैं ना कि कुछ भी ज़बान से आप निकालो तो 100 दफ़ा सोचो और उसके बाद बोलो। तो कहते हैं ना, तोलो और फिर बोलो। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा बोलना भी एक बुराई है और एक खामी भी है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कोई भी बुराई है वो आपके कंट्रोल में होती है, आप कर सकते हैं। ये अब आपके उसके ऊपर बात ये है कि जो ये 70 ग्राम की ज़बान होती है ना, ये बड़े बड़े फसाद कराती है। आप क्या कहती हैं इस बारे में जी? एक तो ज़बान पे इंसान को कंट्रोल नहीं है, फिर गुस्से पे नहीं होता, जबकि गुस्से को काबू पाना ये भी एक बहुत बड़ा जहाद है। आप अपना गुस्से पे काबू पा लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन आजकल के दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें ये बहुत कम ही नज़र आता है। रीज़न क्या? बिल्कुल कम नज़र आता है। अच्छा, सर ने बात जैसे की कि हम नफ्स पे काबू कैसे पाएं, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुझे एक फरमान याद आ गया। आपने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह इंसान का वो होता है जो आपको ख़ुद को छोटा लगे।
और आप उसकी माफ़ी ना मांगे। और सबसे छोटा इंसान का गुनाह वो होता है जिसकी वो माफ़ी मांग लें, जिसको एडमिट कर ले कि मैंने गुनाह किया। तो होता ऐसा है कि हम लोग वाकई में नहीं करते, काबू नहीं पाते, या हमारी वो बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं रही। आप देखेंगे ट्रैफिक में बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो सबको ही गुस्सा आ रहा होगा। वो सारा वो ट्रैफिक कांस्टेबल जो खड़ा हुआ है सुबह से शाम तक, उस पर गुस्सा निकालेंगे सारे। वो नहीं करना चाहिए। उसको हम कंट्रोल दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक तो नमाज से कर सकते हैं। उसके वो नमाज पढ़ने से हमारे अंदर एक तहम्मुल आता है। और दूसरी बात है कि हम मेडिटेशन करें। मॉडर्न टाइम है, अब बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, आप सब्र करके बैठ रहे होते हैं, और दुनियावी जो आवाज़ें हैं उनको छोड़ के आप अपने अंदर जो भी आपकी हार्ट बीट है, आपकी सांस चल रही है, आप उन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बोलते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। तो कंसंट्रेशन मेडिटेशन में जब होती है तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से और नमाज पढ़ने से। क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक तहामुल, एक ठंडापन आ जाता है इंसान के मिजाज के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ इनकी बात पे मैं ऐड करूँगी कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कलर थेरेपी होती है कि ब्लू कलर का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है आपके कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ब्लू कलर का आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किस तरह करें? किस तरीके से करें कि ज़्यादा कोशिश करें कि ब्लू कलर के कपड़े, जिनको बहुत ज़्यादा ये है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो ब्लू कलर की शर्ट पहने या ब्लू कलर का रुमाल वो करें। नहीं, लेकिन आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। ये चीज़ जी, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप ब्लू कलर का कोई धागा, कोई डोरी आप अपनी रिस्ट पर बांधें। और दूसरा एक और भी है कि आप कम बोलने का कौन नुस्खा है? कम बोले कम ये 70 ग्राम की ज़्यादा पढ़ने से हम कम बोलेंगे। जितना हमारे अंदर इल्म बढ़ता जाएगा, हमारी कोशिश ये होगी बोलूं तो अच्छा बोलूं। वो इल्म जितना आपका बढ़ता जाएगा, ज़्यादा पढ़ें, मगरूर है नहीं, ज़्यादा पढ़ें तो उससे आप कम ही बोलेंगे, जितना बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। इजाज़त हो अगर आपके हुजूर ने फरमाया मन समाता, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने कम बोला वो निजात पा गया। फिर हुजूर फरमाते हैं कि तुम बोलो फल्यकुल खैरन, कि तुम अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। क्यों खामोश रहो? आपको पता है, मैं आपको मिसाल लेता हूँ, जब हमारे सामने कोई होता है ना तो हम बड़ा एहतियात से बोलते हैं। तो अल्लाह हमारे सामने साथ साथ ये जो दो मुनकिर नकीर है ना, ये ख़ास तौर पर ये मुनकिर कह रहे हैं, किरामन कातिबीन कहते हैं, ये लिखते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई लफ्ज़ ऐसी बात कर रहे हैं जो जिसके माने तो वो भी अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा होता है। तो ख्याल करेंगे। तो अगर आप अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि हमारी जो सोसाइटी में जो कम बोलते हैं उनको थोड़ा सा नहीं, उसको मगरूर भी बोलने से मुराद ये नहीं कि दूसरे का जवाब ही मत दें। कम बोलने से मुराद है कि लफ्ज़ बात ना करें, कि बिला वजह बोले जा रहे हैं। जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तब आप मैं उनका जवाब। अच्छा मोहसिन भाई, एक इंसान है, उसने गुनाह कर रहा, उसकी गलती की, उसकी माफ़ी मांग ली, लेकिन उसको फिर भी नदामत है। एक है कि यार मैंने सॉरी कर ली, ठीक है, इस बंदे से मुझसे हुआ, लेकिन मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ। ये क्या सिचुएशन है? नहीं, देखें, जब आपने माफ़ी मांग ली, मैंने पहले भी हदीस बयान की थी कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, बंदा रब जो है ना, बंदा यानी कि रब से माफ़ी जब मांग लेता है तो हुज़ूर फरमाते हैं कि बंदा जो है ना उसकी हालत कहते हैं, रब जो है ना बंदे के गुमान के मुताबिक इसका फ़ैसला करता है। आपने जब तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, अब आपने गुमान ये रब से रखना है, यानी अक़ीदा ये रखना है कि अब अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया और आप दूसरे की तरफ लग जाएं। इतनी सी बात। बिल्कुल जी, आज की नशिस्त में बहुत कुछ सीखा हमने, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब भी बोले सोच समझ के बोले, नाप तोल के बोले। ये किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि आपकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो कभी कभी बहुत फसाद भी पैदा कर देता है और कभी कभी दो लोगों को मिलवा भी देता है। बिल्कुल, अभी आपके ऊपर है कि आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आएंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाएं। मुझे और महानूर को इजाज़त दीजिए, हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।